जी बेटा, अभी तक स्टूडेंट्स लाइव नहीं हुए। अफसोस की बात है कि इतना टाइम हो गया, आधा आधा घंटा तो आप लोग लाइव ही नहीं होते। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अभी तक जो है कायनात और मीरा प्रेजेंट है। तो 2 स्टूडेंट्स को मैं क्या पढ़ाऊं बेटा। अब मैं सुबह कायनात, आप सुबह नहीं थी तो मैंने पीपीएच वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया हुआ था, ठीक है। और पीपीएच मैंने सारा पढ़ा दिया, पीपीएच की मैनेजमेंट में स्टार्ट करने लगी हूँ। जी, ये कॉजेज मैंने सारी पढ़ा दी हैं आप लोगों को। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच पढ़ाने लगी हूँ। मैनेजमेंट मैंने सुबह भी बताया था कि हमेशा जो है वो स्टार्ट होती है काज की तरह, कॉज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द काज एंड दैट मैनेज अकॉर्डिंगली। तो इसमें पीपीएच की मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एग्जामिनेशन और क्लिनिकल डायग्नोज करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोज मैंने आपको जितनी काजेज बताई हैं वो सारी क्लिनिकल डायग्नोज है, हमें विजिबल नजर आ रही होती हैं कि क्या डायग्नोज है उनकी, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है मेडिकल मैनेजमेंट होती है, मैनिपुलेशन होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अब जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है कि क्या काज है। उस काज के अकॉर्डिंग फिर हम उसकी मैनेजमेंट कर देते हैं। अगर मेडिकेशन देने वाली है तो मेडिकेशन देके ठीक कर लेते हैं। अगर मैनिपुलेशन कोई और तरीके से करना चाह रहे हैं तो हम उस तरीके से कर देते हैं। अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी में अगर परफोरेट ऑफ यूट्रस है या हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाए तो वो हम कर देंगे। तो ये इसकी मैनेजमेंट। दूसरा तो जो है resuscitation जो है रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, इसमें मस्ट देना है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द कॉज। ये डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द कॉज, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द कॉज है। और दूसरी चीज यूट्राइन एटोनी, अगर यूट्राइन एटोनी हो जाए तो एटोनी ऑफ यूट्रस मैंने आप लोगों को जब 3rd स्टेज ऑफ लेबर पढ़ाया तो उसमें मैंने आप लोगों को एटोनी ऑफ द यूट्रस पढ़ाया था। एक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, एक एटोनी ऑफ द यूट्रस। एटोनी ऑफ द यूट्रस, अब जब यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है और उसमें जो है ये किसी भी काज की वजह से, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से या फीमेल की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आई हुई है, टाइम ज्यादा हो गया तो यूट्रस प्रोलैप्स हो चुकी होती है। तो वो अगर उसकी टोन खत्म हो जाती है, ठीक है, उसकी टोन खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं एटोनी ऑफ द यूट्रस, जिसमें 90% जो है पीपीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर जब मैनेज करना है तो उसके साथ ही हमने पीपीएच को मैनेज करना है। और उस पीपीएच को मैनेज करने के लिए अब देखें कि इसमें सबसे पहले ऑक्सीटोसिन दी गई है। ऑक्सीटोसिन जो है मीजोप्रोस्टोल और दूसरा अर्गोटामीन। ये अर्गोटामीन और मीजोप्रोस्टोल इज आल्सो ऑक्सीटोसिन, जिन चीजों ने यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। अब ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए, एटोनी ऑफ द यूट्रस साइज बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग पॉइंट जो है वो स्टॉप नहीं होते और ब्लीड करती रहती है यूट्रस। और दूसरी चीज जो है यूट्राइन मसाज, मैंने बताया था नंबर 1 ऑक्सीटोसिन और नंबर 2 यूट्राइन मसाज मैंने बताया था। ये दोनों चीजें जो है यूट्राइन एटोनी को बचाती हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस बाहर आ जाती है वजाइना के रास्ते से, उसको बचाने के लिए हम ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन करते हैं जब प्लेसेंटा बाहर आता है। तो हमने इन्वर्जन ऑफ यूट्रस नहीं होने देना, उससे भी जो है पीपीएच होगा, ठीक हो गया। और तीसरी यूट्राइन मसाज मैंने बताया था, तीसरी चीज कि यूट्राइन मसाज जो है वो उसके साथ टोन यूट्रस की जो है वो वापस आ जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसाज, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मैंने आपको डोजेस भी बताई थी और टाइमिंग बताए थे।
اور یہاں میزوپروسٹول جو ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے اور یہ ٹیبلٹ جو ہے بائی ماؤتھ دینا ہوتا ہے امیڈیٹ آفٹر ڈلیوری. ٹھیک ہے، یا تو 3 ٹیبلٹ جو ہے امیڈیٹ آفٹر ڈلیوری جو ہے وہ بائی ماؤتھ دے دینا ہے. 1 منٹ بیٹا جی 30th کی ہے. ہاں جی جی یا تو ہم نے امیڈیٹ آفٹر ڈلیوری جو ہے میزوپروسٹول ٹیبلٹ دے دینی ہے، آکسیٹوسن انجیکشن جیسے میں نے بتایا تھے وہ دے دینی، اور میزوپروسٹول ٹیبلٹ جو ہے اگر بائی ماؤتھ دینی ہے تو 3 ٹیبلٹ آپ نے کھانے کے لیے فوراً دے دینی. بائی ریکٹم بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں. بائی ریکٹم دینا ہے تو ہم نے 800 مائکرو گرام دینی ہے. یہ ایک ٹیبلٹ جو ہے 1 مائکرو گرام کی ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے 200 مائکرو گرام کی ایک ٹیبلٹ ہوتی. ٹھیک ہے، اور ہم نے 4 ٹیبلٹ 800 مائکرو گرام جو ہے وہ ہم نے بائی ریکٹم دینی ہے، پھر بائی ماؤتھ نہیں دینی. یہ ہو رہی تھی ہماری آکسیٹوسن کی بات. آگے مینول ریموول آف پلسینٹا. اگر پلسینٹا جو ہے RPOCs ریٹینڈ پیسز آف پلسینٹا اندر رہ جائیں جو آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ آپ نے بائی مینول دیکھا نا کہ کس طرح ہاتھ کے ساتھ. اس وقت تو یوٹرس کا سائز اور سروکس کا سائز جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، پورا ہاتھ اندر چلا جاتا. تو یہ پورا ہاتھ اندر ڈال کے اچھے طریقے سے جو ہے بائی مینول جو ہے ریموول آف دی پلسینٹا یا اینی کلوٹس یا some pieces of placenta, sometimes 1 piece of placenta, 1 lobe of placenta بھی اندر رہ جائے تو اس کو بائی مینول ریموول کرتے ہیں. پھر اس کا بائی مینول کمپریشن جو ہے آپ کو جو میری سلائیڈ ہے اس کے جو رائٹ سائڈ پہ تھا وہ بائی مینول ریموول آف پلسینٹا ہو رہا ہے، اور میری لیفٹ سائڈ پہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جو ہے بائی مینول کمپریشن. اگر PPH رک نہیں رہا تو وجائنا کے رستے سے جا کے اندر سے تو اس کو بائی مینول جیسے آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے اوپر سے بائی ایبڈومینلی ہم نے پریشر دینا اور نیچے وجائنا کے رستے سے جا کے یوٹرس کو کمپریس کرنا. جب یوٹرس کمپریس ہوگی تو بلیڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ بلیڈنگ کم ہوگی. ٹھیک ہے، بلیڈنگ پوائنٹ جتنے بھی ہے وہ بلیڈ پریس ہو جائیں گے اور بلیڈنگ کم ہو جائے گی. تیسری چیز جو ہے یہ بڑی کامن اور جو بہت ایفیکٹو چیز ہے وہ پیکنگ آف دی یوٹرس ہے. یوٹرس کی پیکنگ کر دینی ہے، جیسے گاز پیس لے کے یا پھر جو ہے نا کاٹن کے پیس پہلے ہی پیکنگ کے لیے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، لمبے لمبے پیس. ٹھیک ہے، لمبے پیس جو ہے وہ جو ہے یوٹرس کے اندر ڈال دینے ہاتھ کے ساتھ ہی، جیسے بائی مینول ریموول آف پلسینٹا ہو رہا نا اسی طرح سے ہم نے 1 پیک 2 پیک 3 پیک 4 پیک کہ یوٹرس کو ہم نے اس سے بھی کمپریشن ہوگی. ٹھیک ہے، جب یوٹرس کی پیکنگ ہو جائے گی تو وہ اس پریشر سے جو ہم نے کاٹن یا گاز پیس اندر بھیجے ہیں پیکنگ کے لیے وہ اس کے ساتھ جتنے بھی بلیڈنگ پوائنٹ ہے وہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سٹاپ ہو جائے گی وہاں سے بلیڈنگ. اور یہ جو ہے پیکنگ کی بات میں کر رہی ہوں، ان پیکس کو آپ نے کاؤنٹ کر کے اندر بھجوانا ہے، اور پیکنگ کے بعد وہ ہم شام کو یا دوسرے دن اکارڈنگلی اگر وہ پیکنگ جو ہے بلیڈ کر رہی ہے وہ پیکنگ اتنے اچھے سے کرتے ہیں کہ بلیڈنگ رک جاتی ہوتی ہے. اگر وہ پوری پیکنگ بلیڈنگ سے بھر کے پھر بلیڈنگ ہو تو دوبارہ وہ فٹافٹ پیکنگ کاؤنٹ کر کے پیک نکالتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو پیک کر دیتے ہیں یوٹرس کو. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یوٹائن ایٹونی جو ہے یوٹائن ٹیمپونیٹ کرتے ہیں. یوٹائن ٹیمپونیٹ جو ہے نمبر 1 یوٹائن ٹیمپونیٹ. دوسرا جو ہے ایکسٹرنل ایورٹک کمپریشن. ایکسٹرنل ایورٹک کمپریشن جو ہے ہم ایکسٹرنل ایورٹا جہاں ہے نا ایبڈومینل ایورٹا سے ہی جو بلڈ ویسلز ہے وہ یوٹرس کی طرف آتی ہیں اور اسپائرل آرٹری سے بلڈ جو ہے یوٹرس کو جاتا ہے.
तो हम उन जो है एओर्टिक एक्सटर्नल एओर्टा जो है ना, उसको कंप्रेशन, एक्सटर्नल एब्डोमिनल एओर्टा, उसको कंप्रेशन देता है एब्डोमेन से। जब उसको हम प्रेस कर देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा को, तो वहीं से जो है आर्टरीज ब्लड लेके यूट्रस की तरफ जाते हैं, तो ये रिस्क जो है ब्लीडिंग कम हो जाती है। दूसरी जो है मैंने आपको बताया यूट्राइन टेम्पोनेड। अब यूट्राइन टेम्पोनेड आपको दिखाई हुई है कि लंबा सा जो एक आपको स्टिक नजर आ रही है यूट्रस के अंदर, तो ये यूट्रस में ब्लीडिंग पॉइंट को रोकने के लिए तो ये अंदर डाल दी जाती है, ठीक है, पैकिंग करके अंदर डाल दी जाती है, तो इससे यूट्रस को प्रेशर पड़ता है। और तीसरी चीज जो है हिस्टेक्टमी कर दी जाए, लाइगेशन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरीज, और इंटरनल इलियक आर्टरीज जो है उस इंटरनल इलियक आर्टरी जो है उसकी लाइगेशन कर दी जाती है। ये आपको इधर लाइगेट करके दिखाया गया है। इंटरनल एब्डोमिनल आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू जो है वो यूट्रस की तरफ ब्लड जाता है, या तो फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है। तो लास्ट वन इज दी हिस्टेक्टमी, तो फिर लास्ट पे करते हैं जब सारे जो है हमारे जो कुछ भी हम करते हैं तो वो सब फेल हो जाए, तो उसके बाद हल कोई भी नहीं होता सिवाय हिस्टेक्टमी के। फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। अब जो है एम्बोलाइजेशन जो है, एम्बोलाइजेशन में फिल्ट्रेशन ऑफ द आर्टरी, जो फिल्ट्रेशन ऑफ द आर्टरीज जो है, जो एब्डोमिनल जो यूट्रस को आर्टरीज, जैसे मैंने बताया था कि इलियक आर्टरी या इंटरनल इलियक आर्टरीज, जो आर्टरीज यूट्रस को ब्लड दे रही हैं, उनमें जो है एयर फिल्ट्रेशन कर देते हैं, एयर की फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्लीडिंग पॉइंट जो है वो बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और ये आम बंदा नहीं कर सकता, ये बुक्स में और पाकिस्तान में ये मेथड बहुत कम, टेम्पलेट मेथड और एम्बोलाइजेशन ये कम की जाती है। पाकिस्तान में जो है वो नंबर 1 तो पैकिंग की जाती है, नंबर 2 जो है एब्डोमिनल मसाज किया जाता है, नंबर 3 जो है जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीटोसिन जो है वो किसी भी तरीके से वो दी जाती है, उसमें डोजेस जो है वो फिट कर की होती हैं हर गायनोकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से। कोई उसको चॉइस होती है कि उसको ड्रिप में डाल के फौरी लगा दे, कई स्टेट डोज उसकी भी दिलवा देते हैं, और कुछ जो है जिस तरह मैंने कहा टेबलेट फॉर्म में बायरेक्टम या बाय वजाना या बाय माउथ या बाय बकल भी दी जा सकती है। तो इसके बाद पैकिंग की जाती है। ये तरीके जो है पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर ये ना हो सके तो फिर हिस्टेक्टमी की जाती है। बाकी जितना मैंने एम्बोलाइजेशन और दूसरा एक चीज़ जो है टेम्पोनेड मेथड दिखाया, ये पाकिस्तान में कम यूज़ होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है बुक्स के अंदर मौजूद है। तीसरी चीज़ है जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा। जितने भी मैंने आपको बताया था कि जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमास जो हैं उनको हमने रिपेयर करना पड़ेगा। जेनिटल ट्रैक्ट शुड एक्सप्लोर्ड इन अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया देते हुए उन ट्रॉमास को हमने जो है रिपेयर करना। प्रीनियल टियर एंड एपिजोड स्टिच, प्रीनियल टियर या एपिजोड स्टिच को जो है हमने दोबारा से चेक करना कि कहीं प्रीनियल टियर, सब टाइम सर्वाइकल प्रीनियल टियर या कोई भी टियर आ जाता है तो उसके साथ जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती, या फिर एपिसोड में स्टिच जो एपिसोड में खुद से इंसिजन दिया होता है उस एपिसोड में की स्टिचिंग सही नहीं हुई होती जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को हमने चेक करके स्टिच दोबारा लगाने। फॉर रप्चर ऑफ यूट्रस नेसेसिटी टू लिप्रोटमी, अगर रप्चर हो गई है यूट्रस, आप लोगों ने उसकी एवेल्युएशन, असेसमेंट और एवेल्युएशन करनी है ना। असेसमेंट में देखना कि रप्चर तो नहीं होगी यूट्रस। अगर यूट्रस रप्चर हो गई है तो वेरी नेसेसिटी जो है लिप्रोटमी करनी पड़ेगी। और फिर रप्चर ऑफ यूट्रस देखना कि कितना
हुआ उसको स्टिच करके जो है बचाया जा सकता है, या फिर हिस्टेक्टमी की जा सकती है। अगर तो रिपेयर करके यूट्रस को जो है रिपेयरिंग से ठीक हो सकती है तो दैट्स गुड, अदरवाइज इसकी हिस्टेक्टमी की जाती है। दूसरी चीज जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमास में इट इज बेस्ट treated by administration of fresh frozen plasma अब एंड होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये देखना है कि वहाँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने की ज़रूरत है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। जैसे ही पेशेंट हमारे पास पीपीएच के साथ आता है तो हम वहाँ जो है हेल्प फॉर कॉल फौरन से जो है कॉल फॉर हेल्प करते हैं। कॉल फॉर हेल्प जैसे ब्लू कोड होता है ना, इसी तरह से तो वो कोई फटाफट जो है ब्लड अरेंज करवाने लग जाता है, कोई जो है उसकी कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, कोई पैकिंग स्टार्ट कर देता है, कोई बाय माउथ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है, कोई बीपी पल्स लेना शुरू कर देता है। तो वो एक कोड ब्लू जैसे होता है, इसी तरह से उसको बोलते हैं कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, तो वो सारे ही फौरन उस कॉल पे इकट्ठे होके तो उस इमरजेंसी जो है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, रिस्क रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन तो एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, वो मिनिमम जो है 4 pint ऑफ ब्लड जो है हमें ट्रांसफ्यूजन के देने पड़ते हैं, अरेंज कराने पड़ते हैं इमीडिएटली। दूसरा हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा क्योंकि उसका ब्लड लॉस हुआ जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया। तीसरी चीज जो है वो इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा होंगे। इन्फेक्शन जाहिर है इतनी ब्लीडिंग हो रही हो बार बार, उसकी कभी जो है वजाइनल कंप्रेशन हो रहा है, कभी उसकी लाइगेशन हो रही है, कभी उसके पैकिंग हो रही है, और कभी उसके जो है पीवी हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होने का खतरा होगा। दूसरा शिहान सिंड्रोम हो जाएगा इसको, और एक्यूरेट रीनल फेलियर। जैसे ही ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस में आपको पता है कि 60% तो उसमें जो है प्लाज्मा और वाटर होता है, जिसकी वजह से इमीडिएट रीनल फेलियर हो जाता है। इसको जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो है पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं, जो रीनल फेलियर होगा। और शिहान सिंड्रोम हो सकता है। और दूसरी शिहान सिंड्रोम है क्या, ये इट इज ऑल्सो एज पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड निक्रोसिस हो जाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी पोस्टपार्टम के बाद जो है पीपीएच के बाद जो है इतनी ब्लीडिंग जो हुई, एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड निक्रोसिस हुई, इज हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी, डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। और इसमें काज बाय इस्कीमिया निक्रोसिस ड्यू टू ब्लड लॉस एंड हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये जो है एपीएच में भी हो सकता है और पीपीएच में भी हो सकता है। ठीक है, एम्बोलाइजेशन जो मैंने बताया था, इट इज अ वे ऑफ ब्लॉकिंग एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स various substances can be used to block the blood vessels, including medical glue, medical putty, tiny medical coils और प्लास्टिक बेड्स। अब ये जो है एम्बोलाइजेशन, मैं दोबारा आपको वहाँ लेके जा रही हूँ उसी पे, ताकि आप लोगों का जो है ये है एम्बोलाइजेशन, इसमें स्टिच करके ना तो किसी ना किसी तरीके से जो है ब्लड वेसल उनको स्टॉप किया जाता है, ये ठीक है। और ब्लड वेसल को स्टॉप किया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और ये जो है प्रैक्टिस पाकिस्तान में बहुत कम होती है। दूसरी चीज जो है सेकेंडरी, ये सारी चीजें जो थी ये प्राइमरी पीपीएच था जिनकी मैंने मैनेजमेंट बताई। ठीक है, और सेकेंडरी पीपीएच पहले मैंने जितनी कॉजेज बताई थी वो प्राइमरी पीपीएच की थी और मैनेजमेंट भी
प्राइमरी पीपीएच की थी। और अब सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि सेकेंडरी पीपीएच जो है वो 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी से लेके 6 वीक्स और 40 डेज, और इस टाइम को पुरपीरियम पीरियड भी बोलते हैं। इस टाइम में जो ब्लीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पीपीएच। और सेकेंडरी पीपीएच क्यों होगी? जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाएंगे। इसमें सबसे मेन चीज जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं। जब हम जो है डिलीवरी कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की होती तो 24 आवर्स की इन्फेक्शन होते होते आफ्टर 3 डेज के बाद जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तब तक सेकेंडरी पीपीएच स्टार्ट हो चुका होता है, और वो इन्फेक्शन होते होते ज्यादा होते होते तो फिर जाके पता चलता है कि जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था और उसने पूरी यूट्रस जो है उसको इन्वॉल्व कर दिया। दूसरा रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जिसको मैंने आरपीओज बोला था, और जैसे ही रिटेंट प्रोडक्ट ऑफ पीसीस जो है वो अंदर रह जाते तो वो जो है इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फेक्शन को अगर टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो उसके बाद जो है ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब एक तो इन्फेक्शन मैनेजेबल होता है जिसको हम जो है ब्लड के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फीमेल की डेथ भी हो जाती है। और दूसरा एंडोमेट्राइटिस इन्फ्लेमेशन, जब जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं तो वो एंडोमेट्राइटिस अंदर तक चले जाते हैं, या हमने जो पैकिंग या इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो हमारे एसेप्टिक टेक्निक नहीं थी जिसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस हो गया। तीसरी चीज जो है वो सब म्यूकस फाइब्राइड। अब सब म्यूकस फाइब्राइड की बहुत सारी जो है वो टाइप्स होती हैं। अब सब म्यूकस फाइब्राइड वो है जो म्यूकोजा के साथ साथ जो है अंदर तक होती है। ये आप लोगों को फाइब्राइड दिखाई गई है जो म्यूकस लेयर को जो है के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम तक चली जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो ये वैसे अगर नॉर्मली होती है तो ब्लीड नहीं कर रही होती, बट इसकी कॉम्प्लिकेशन अगर डिलीवरी हो जाए तो उसकी वजह से फिर ये डिस्टर्ब हो जाती है और ये ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है। और तीसरा जो है कोरियोकार्सिनोमा जो है कार्सिनोमा, अगर जो है कार्सिनोमा है, कैंसर है, तो भी जो है पीपीएच के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी चीज कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, वो मैंने आपको प्राइमरी पीपीएच में भी बताया कि कोगुलेशन जो है प्रोफाइल करवानी बहुत मस्ट होती है, जब भी अगर एपीएच है उसमें भी और पीपीएच है उसमें भी। अगर उसके डिसऑर्डर्स हैं तो भी जो है ब्लीडिंग ज्यादा होगी। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, इसमें भी वही जो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जो है करेक्ट एंड जो है डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑफ दी काज। सबसे पहले तो हमने काज देख दी कि क्या है, काज के बाद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू काज। ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट में जो जो चीजें हमने देखी हैं, अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू। हमने अल्ट्रासाउंड करना, अल्ट्रासाउंड में जितनी भी चीजें हैं वो नजर आ जाएंगी। अगर अल्ट्रासाउंड में रिटेन प्लेसेंटा ऑफ पीसीज है वो भी आ जाएंगे। अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अब ये सेकेंडरी पीपीएच में क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है जिसकी वजह से हम बाय मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा के पीसीस नहीं कर सकते, इसको जनरल एनेस्थीसिया दे के तो फिर हम जो है खोल के यूट्रस को इसके जो है टिश्यूज निकाल सकते हैं। इसको फिर हम जो है लेप्रोटमी का नियम देते हैं। ठीक है, लेप्रोटमी करके जो है आरपीओसीज निकाले जाते हैं।
दूसरी चीज जो है इसमें, हाँ समरी, अगर इसमें फाइब्राइड है तो फाइब्राइड को निकाला जाएगा ऑपरेशन करके, और फाइब्राइड की टाइप्स देखनी पड़ेगी और साइज देखना पड़ेगा कि उसमें अगर सिर्फ फाइब्राइड निकाल के यूट्रस बच सकती तो दैट्स गुड, अदरवाइज जो है यूट्रस जो है उसकी हिस्टेक्टमी साथ में करनी पड़ेगी लिप्रोटमी करके। तो बेटा 46 मिनट हो गए, इसके साथ मेरी समरी है। समरी में मैं साथ साथ ये बताती गई हूँ कि समरी में मैंने जो है जो प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच पढ़ाया, जितना उसमें ब्लड लॉस होता है प्राइमरी पीपीएच में, पीपीएच कहते हैं किसको है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है आफ्टर डिलीवरी, उसको हम पीपीएच बोलते हैं। ये मैं जो है समराइज कर रही हूँ, समरी तो वैसे मैं साथ साथ भी बोलती गई हूँ। तो 500 मोर देन 500 ml ब्लड नॉर्मल डिलीवरी में, एंड मोर 1000 ml ब्लड जो है वो सिजेरियन सेक्शन में लॉस होता है तो पीपीएच कहते हैं। और इसकी 2 टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की जितनी मैंने काजेस बताई हैं उन कॉजेज के अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करना, और सेकेंडरी जितनी की मैंने कॉजेज बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैनेज करना। अगर मेडिसिन से मैनेज हो रहा है तो मेडिसिन से मैनेज करना, अगर सिजेरियन करना पड़े, सॉरी लिप्रोटमी करनी पड़े तो हमें लिप्रोटमी करके उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर रप्चर ऑफ यूट्रस या फाइब्राइड है तो उसको देखना है कि कितना रप्चर ऑफ यूट्रस और साइज ऑफ फाइब्राइड है, तो उसको हमने रिपेयर करके या फाइब्राइड को निकाल देना है, नहीं तो हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी लिप्रोटमी के बाद, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैंने साफ बता दी हैं आप लोगों को। हमारा आज का लेक्चर जो पीपीएच का था वो मैनेज हो गया। अब इसमें जो एंटीबायोटिक ये वो चीजें लिखी हुई हैं वो तो मैनेज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। प्राइमरी पीपीएच में मैंने आपको एटोनी से कहा कि प्राइमरी पीपीएच में एटोनी ऑफ द यूट्रस जो है वो 90% उसी से होता है। उसके बाद ट्रॉमास जितने हमसे हो जाते हैं वो ट्रॉमास और एपिसोड में स्टिच को देखना होता है प्राइमरी पीपीएच में, ठीक है। और सेकेंडरी में प्राइमरी में भी कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, और सेकेंडरी में भी। सेकेंडरी में या तो इन्फेक्शन है, दूसरी चीज जो है वो फाइब्राइड ऑफ द यूट्रस है, और तीसरी चीज जो है वो कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कर ले, वो डिसऑर्डर होंगे उसमें, ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। और मेरी तरफ से जो है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, मैं अब अटेंडेंस लेने लगी हूँ आप लोगों की, तो अटेंडेंस के बाद कल से मैं न्यू यूनिट के साथ इंशाल्लाह आऊंगी। अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की।